आज चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 पॉलिटी एनसीईआरटी का संघवाद। चैप्टर नंबर 2 संघवाद में इन्होंने बताया। अब स्टार्ट करते हैं किसी एक कि संघवाद होता क्या है, क्वेश्चन को ही इन्होंने शुरुआत करी है। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दी गई बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। 1993 में कुछ बदलाव हुए थे। प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में भी व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। यानी बेल्जियम के पास में संघात्मक सरकार को बेल्जियम ने अपनाया है। पहले बेल्जियम के अंदर एकात्मक सरकार थी, यानी कि सारे बदलाव कानून सब केंद्र के पास हुआ करते थे। अब संघवाद है बेल्जियम के अंदर। अगर श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में आज भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें सारे अधिकार, सब कानून, प्रक्रिया बनाने का राइट ये केंद्रीय सरकार के पास होता है। श्रीलंका में श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं, तमिल नेता चाहते हैं कि देश में सच्ची अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। श्रीलंका में आज भी एकात्मक सरकार है, लेकिन श्रीलंका के जो तमिल नेता हैं उनका मानना है कि आज देश के अंदर संघात्मक या संघीय शासन का होना जरूरी है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघीय सरकार का मतलब है कि शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार में और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बट जाती है। आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में दो तरह या दो लेवल्स की सरकार है। यहाँ पे इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए काम करती है, जिसके जिम्मे में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें हैं जो शासन के दिनादिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करते हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। एकात्मक व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि शासन केवल एक ही तरह से चलाया जाता है, जबकि जो बाकी इकाइयां हैं उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार और प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय, यहाँ पे एक मैप है, वर्ड का मैप है, जिसमें दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर यहाँ पे एकात्मक सरकार है और कहाँ कहाँ पर यहाँ पर संघीय सरकार देखने को मिलती है। ये इसके मैप में है। यहाँ पर कनाडा वाला एरिया है, इधर ये कनाडा का एरिया है। यहाँ पर बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन है। ये रशिया हो गया। ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर ये ब्राज़ील का एरिया हो गया। श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल में भी बताया कि वहाँ पे सरकार कैसे काम करती है। और देखें तो दुनिया के 193 देशों में केवल 25 संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। 193 देशों में से केवल 25 में संघीय व्यवस्था है और 25 संघीय शासन व्यवस्था में दुनिया की 40% जनसंख्या यहाँ रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? राज्य सरकार को कुछ खास करने के लिए
खास करने का आदेश दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होते। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की ओर गौर करते हैं हम। एनसीईआरटी है ये, जो यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस ज़्यादा किए जाते हैं। टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। यहाँ सरकार दो अधिक स्तरों वाली होती है। अगर हम संघीय व्यवस्था को देखें तो संघीय शासन के अंदर दो से ज़्यादा स्तर वाली सरकार होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा भी देता है। यानी विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं, इनके अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा यहाँ पे देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। संविधान में अगर कोई मौलिक प्रावधान है और उसको सरकार को बदलना है, तो सरकार केवल एक स्तर की उसे नहीं बदलेगी, दोनों स्तर की सरकार की सहमति वहां पर जरूरी हो जाती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगर ऐसा कोई विवाद दो सरकारों के बीच में फैला है, तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे एक निर्णायक भूमिका निभाएगा, उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। एक कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। इनके एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति भी होती है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर भी निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित की जाती हैं। जैसे पहला तरीका इसका कि दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित कर दी जाती है, और इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका और में ऐसा होता है, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यही सब होता है। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार द्वारा ताकतवर हुआ करती हैं
अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अब यहाँ पे अधिकार क्षेत्र से हमें क्या मतलब है, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। अधिकार क्षेत्र कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र पर एक ऐसा दायरा है जिस पर उसका वैधानिक अधिकार है। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है या इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। तो इन दोनों पॉइंट है, किसी से भी हम देख सकते हैं। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय शासन व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की थी: खगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता कहती है, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। बाबूलाल कहता है, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश जी कहते हैं कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है, इसके बारे में यहाँ पर इन्हें बताना है। तो कुछ क्वेश्चंस के जरिए इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है। अब टॉपिक आता है यहाँ पे कि भारत में संघीय व्यवस्था क्यों जरूरी है और भारत की संघीय व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। तो भारत में संघीय व्यवस्था है, हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल होती है। यानी बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े थे, जिसमें उनकी सरकार या उनके अंदर जो विविधता पाई जाती है, विविधता के बाद एकात्मक सरकार है, संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं हैं, धर्म हैं, क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था क्या है? इसी बात को हम जानते हैं कि संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ था। आजादी के कुछ समय बाद ही उनके स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत की राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए अपने ऊपर संघीय व्यवस्था की हमने ऊपर जो संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं को जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। संघ सरकार होती है और राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और बाद में पंचायतों, नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का ही एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं कि पहली संघ सूची में प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले दिए गए हैं, बैंकिंग है, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, जबकि राज्य सूची में आते हैं कुछ विषय जिनमें पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जबकि तीसरी सूची भी दी गई है यहाँ पर शासन की, कि संवर्ती सूची में शिक्षा है, वन, मजदूर संघ, विभाग, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में
आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही होता है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ही कानून मान्य होते हैं। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में ले रहे हों, क्योंकि संविधान बनने के बाद आए हैं ये अधिकार क्षेत्र। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। ऊपर भी हमने देखा था कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ भी राज्य सरकारों को भी बराबरी अधिकार नहीं देता। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त होता है तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अपनी विशिष्ट सामाजिक और तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान यानी अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। अधिकारों को इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। तो ऐसे जो भी बदलाव किए जा रहे हैं संसद उन्हें करती है और बदलाव करने के लिए उसे किसी भी बदलाव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधान और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर शक्तियों के बारे में बात करें तो शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का भी अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। आकाशवाणी के एक हफ्ते में यहाँ पे कुछ चर्चा दिखाई गई है, ये सब चर्चा के पार्ट है। अब यहाँ पे है कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, संघ काम कैसे करता है। जब संघीय सरकार के अंदर हम सरकार का शासन का 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में रहता है, दूसरा राज्य सरकार के हाथ में, तो ये संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ इस संवैधानिक प्रावधान भर का होना है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को देना चाहिए। इसी से संघवाद की ये यहाँ पे 1947 भारत और इस सबका मैप दिया हुआ है, कैसे कैसे हम बने थे लोग। भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के लिए साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। इस प्रमुख बातों पर गौर करें। भाषाई राज्य किस तरीके से काम करेगा, जबकि हमें पता है कि भारत के अंदर इतनी सारी भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। अब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन भी किया गया था। देश के लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। उस वक्त से लेकर 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत है यहाँ पर गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम तो इन्होंने यहाँ पे सीमा और क्षेत्र में बदलाव किए जा सकते हैं। उसके बाद में नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई थी।
ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं के आधार पर उनकी भिन्नता को देखते हुए रेखांकित किया गया। उन्हें आदर देने के लिए भी किया करने के साथ उन्हें आदर देने की भी किया गया है। इनमें नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्य ने गठन की भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते हुए राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए निर्धारित कर दिया, पर हमला अनुभव बताता रहा कि भाषावार राज्य बनाने में देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे ज्यादा प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। ये इंडिया का मैप दिया है, यहाँ पर कुछ बताए हैं। गांव या शहर आज़ादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा करते थे और ये 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया है। भाषा नीति कैसे काम करती है? भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को भी राजभाषा माना गया है, पर क्या सिर्फ हिंदी 40% भारतीयों की मातृभाषा है? इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के खिलाफ संविधान के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। एनसीईआरटी को भी अपनी राजभाषा नहीं बना सकता। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा अधिकांश श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सारी सावधानियां बरती हैं, लेकिन संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। केंद्र सरकार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया है। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी विभाजन हो लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देते हुए जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है उसी से हम इस श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से यहाँ पे बचें। केंद्र और राज्य के संबंध में टॉपिक दिया है यहाँ पे। केंद्र और राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। अगर सत्ता
सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था हमने देखी थी, जिसमें व्यवस्था में वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ की पार्टी केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन करती है। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। दूसरा, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 की बात करें तो स्थिति काफी बदल गई थी। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज भी संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। राज्यों की शक्तियां इस तरीके से कार्टून बनाकर बताई है कि गठबंधन की सरकार की कुर्सी कैसी होती है। ये वहां पे है, गठबंधन की सरकार है, एक पार्टी ये है, दूसरी ये पार्टी है ये, और फिर सब मिलकर के बनी है गठबंधन की सरकार। यहाँ पे कमल का फूल है जिसका। भारत की भाषाई विविधता क्या है? भारत में कितनी भाषा है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी में तोड़ दिया गया है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, बाकी तो गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने से यह भी पता चल जाएगा कि भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों को ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो भी 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। जहां तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। अब ये है यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की एक रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। अपने दौर में वह अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी और अन्य नेताओं ने फिर दूसरा इन्होंने दिया यहाँ पे विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल, राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने के लिए जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने की मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय, अथवा तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय जैसी
पहचानों के साथ में आसानी से यहाँ पे जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं कहा जा सकता है। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की ही होती। बात आती है कि भारत में विकेंद्रीकरण कैसे काम करता है। विकेंद्रीकरण हो क्या किसे कहते हैं। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें दो और अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों में भी है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर तीन स्तरों की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता और विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है कि फलस्वरूप तीन स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों से लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा करना स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, चीजों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों की फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ी है। स्थानीय सरकारों की भागीदारी से ही आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत की वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की गई कोशिशें हुई हैं। सभी गांवों में, सभी राज्यों में गांव की स्तर पर ग्राम पंचायत, शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। उन्हें रोग इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था, ना ही संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था 1992 में उठाया गया। संविधान ने संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को बढ़ा दे लिया और प्रभावी बनाया। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना एक संवैधानिक बाध्यता बन गई है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य पद अधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के बीच सीटों का निर्माण है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया करते हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति पर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में
सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी लोग मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए इसका समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 दिन बार बैठकें करनी होती हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर का तत्व का है। यह कोई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की कभी स्थानीय सरकार शासन का ढांचा जिला स्तर पर तर्क का है। ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान यानी कि इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं तो शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधित्व करने और नगर पालिका प्रमुख करने स्थानीय सरकारों की नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ब्राजील का एक प्रयोग इन्होंने यहाँ पे बताया कि ब्राजील के शहर में पोर्तो एलेग्रे ने एक विकेंद्रीकरण नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल को हिस्टोरिकली एक बार प्रयोग के विलक्षण के लिए एक बार प्रयोग किया। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में कुछ फैसले बताने को कहा गया। फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। शहर के करीब 13 लाख लोग हैं अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे लगभग वैसे ही जिन्हें कि हम वार्ड कहते हैं। क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। उसके बाद में इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है। ये अंतिम फैसला लेती हैं कि इस साल में जो बजट है वो सिर्फ 2 लाख लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तरीके के अपनाने से सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते हैं। ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया की कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों और संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। उसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश लोग
इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर हैं। भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शानी है। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों के नाम। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम मिलती जुलती एक विशेषता और यह अलग ये भी यही है। यहाँ पे शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर हैं और इस प्रशासन को शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है ये भी बताना है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय महत्व में ये सब इसके यहाँ पे अभ्यास कार्य दिए गए क्वेश्चन आंसर्स हैं जो यहाँ पे ये करने हैं चेक। ये इतना चैप्टर हो गया यहाँ पर ओवर।